हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे आप लोग? पेपर का टाइम, वन शॉट रिवीजन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मैंने सीरीज का नाम दिया है रैपिड रिवीजन सीरीज। इसके अंदर मैं पूरा का पूरा चैप्टर फटाफट कराने वाला हूं और फास्ट वे में कराने वाला हूं। सारे टॉपिक, सारे पीवाईक्यू, सारे टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर कवर होंगे और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट की मैं रखूंगा। और ये जो भी आप नोट्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम, मेरे ऐप आरपी फिजिक्स, टेलीग्राम आरपी फिजिक्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी जाके देख सकते हैं। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स के अंदर। कोई सजेशन हो तो प्लीज सजेशन देना कि सर ये वाला टॉपिक इस तरीके से करा दो, ये चैप्टर इस तरीके से करा दो, इतनी देर में करा दो, मैं फटाफट वो करा दूंगा। देखो मेरे बच्चे, रैपिड रिवीजन है, पेपर के टाइम में बहुत हेल्प करने वाला है। चार्ज, पहला पॉइंट हमें चार्ज को समझना चाहिए। चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है। मेरा बेटा, चार्ज को स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट कूलाम होती है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 और 1 प्रोटॉन के ऊपर +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ये तो चार्ज का इंट्रोडक्शन है, जस्ट बेसिक्स। इसको पढ़ना नहीं है, बस आपको याद रखना है, ये बेसिक्स है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अगर मैं पढ़ूं तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टी होती है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या करता है? मतलब सेम चार्ज रिपेल करेगा, यानी लाइक चार्ज, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। बेसिक सा क्वेश्चन है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब हम चार्ज को सिंपल अलजेब्रा के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। जस्ट +1 +2 +3 माइनस जो भी है, उन सबको एक सिंपल अलजेब्रा के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको याद रखना है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यहां पे वेक्टर्स का कोई रोल नहीं है। ये टॉपिक में मैंने स्टार बना दिया ऑलरेडी। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है और इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए होंगे ये भी बताऊंगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब मेरा बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पहला क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू के अंदर कि क्या पॉसिबल है किसी बॉडी पे 0.2 इंटू 10 की पावर -22 कूलाम चार्ज हो सकता है। तो मेरा बच्चा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले याद रखना नोट में, एन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। एन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। मतलब जैसे एग्जांपल, इसी के लिए मैंने एन निकाल लिया, क्यू अपॉन में ई, क्यू दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो देखा तो यार एन तो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो एन अगर कभी फ्रैक्शन में आया तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। और अगर एन एक सिंपल से नंबर में आ गया, एन इक्वल टू 2 आ गया, तो ये पॉसिबल है। एन इक्वल टू 10 आ गया, 20 आ गया, लाख, 10 लाख जो भी आ गया, तो वो पॉसिबल है। अब यहां पर एक और पीवाईक्यूज दिया हुआ है। क्या हुआ? एक बॉडी से चार्ज निकल रहे हैं, दूसरी बॉडी पे जा रहे हैं। अगर एक बॉडी से चार्ज निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहां पे देखो, अगर एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होता है देन बॉडी का मास भी चेंज होता है या ट्रांसफर हो सकता है, या कह सकते हैं या ट्रांसफर होता है। ये भी पॉइंट डाल सकते हैं, ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली बॉडी क्या है? मास को लूज करेगी। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली मास को गेन करेगी। अब देखो ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है वो पॉजिटिव बॉडी है, तो इसका मतलब पॉजिटिव बॉडी का मास क्या होगा? कम होगा, और जो नेगेटिव बॉडी है उसका मास क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। ये भी एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है। अब अगर हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आए तो फोर्थ प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करता है कि टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहता है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसके बाद चार्ज की एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। चार्ज की इनवेरिएंट प्रॉपर्टी में चार्ज कभी भी डिपेंड नहीं करता किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अगर मैं हंस रहा हूं, गा रहा हूं, जा रहा हूं, दौड़ रहा हूं, सब जगह पर मेरे चार्ज बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगर मैं यहीं पर बात करूं कूलाम्स लॉ की, तो कूलाम्स लॉ हमारा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। कूलाम्स लॉ में अगर दो चार्जेस दिए हैं मेरे बच्चे, दोनों चार्ज के बीच में अगर फोर्स फाइंड आउट करना है तो फोर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है दोनों चार्ज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी K क्या होता है हमारा? कूलाम्स कांस्टेंट, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K कूलाम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9।
अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में देखें तो देखो बेटा दोनों पॉजिटिव है, एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा। मैं कहूंगा फोर्स लगा 1 पे 2 की वजह से, कहूंगा फोर्स लगा 2 पे 1 की वजह से। तो अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में करना है तो वेक्टर 1 2 क्या होगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप 2 1। देखो ना इस वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की तरफ। इस वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की तरफ। इस वाले को देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 k q1 q2 r स्क्वायर 1 2। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। तो यहां पर आप देखोगे ये दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा होता है। अब इसी जगह पर अगर मैं आगे वाले पॉइंट पे देखूं तो कूलम्ब्स लॉ पे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप 1 क्वेश्चन की बात करूं तो बैलेंसिंग ऑफ बॉडी पे क्वेश्चन आ जाता है और अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, अब जब एक चार्ज बॉडी है इसके ऊपर दूसरी बॉडी रखी हुई है, दूसरी चार्ज बॉडी रखी है, वो हवा में लटकी हुई है, तो आप बताओ कि मास क्या रहा होगा, इस बॉडी का चार्ज क्या रहा होगा, बहुत सारी चीजें पूछा जा सकता है। बस एक कॉन्सेप्ट समझो कि बैलेंसिंग ऑफ बॉडी पे क्वेश्चन आएगा तो कुछ ऐसा होगा। तो एग्जांपल देता हूं कि अब आप एक चीज देखो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ये प्लस है तो ये प्लस होगा, अगर ये माइनस होता तो अट्रैक्ट कर ले जाता, तो यानी हम ये दोनों के दोनों का सेम चार्ज होगा। रिपल्शन की वजह से फोर्स ऊपर लग रहा होगा और mg नीचे लगा रहा होगा, ये दोनों के दोनों फोर्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर mg। अब इस वाले टर्म से आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, मास पूछ सकता है, चार्ज पूछ सकता है, किसी भी बॉडी का डिस्टेंस पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, प्लीज इस पे ध्यान देना। अब दो टाइप 2 के क्वेश्चन बताओ, टाइप 2 पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस मतलब मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ये पहला q1 है और q2 है और ये q3 है। अब यहां पर क्या हुआ, आपसे q3 का टोटल फोर्स पूछ सकता है कि q3 पे टोटल फोर्स कितना होगा। तो देखो ना ये q1 है q3 है, फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, q2 और q3 है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, 3 2 की इस तरफ होगी, रिपल्शन इस तरफ, अगर ये माइनस होता तो इस तरफ, डायरेक्शन का गेम समझना। अब यार इसका मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, k q1 q3 बाय r स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड k q2 q3 बाय r स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकालो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, रिजल्टेंट ऐसे। एक क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लेना मेरे बच्चों, फटाफट ध्यान देने के लिए। सेम एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो Q0 पे फोर्स निकालिएगा, Q0 पे फोर्स निकालिएगा, इसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम ले लीजिएगा, इसकी वैल्यू 3 माइक्रोकूलम ले लीजिएगा और इसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम ले लीजिएगा और इसकी वैल्यू भी 2 माइक्रोकूलम ले लीजिएगा, सॉरी इसकी वैल्यू 3 माइक्रोकूलम ले लीजिएगा। अब आपको फोर्स O पे निकालना है जिसकी वैल्यू यहां पर 1 माइक्रोकूलम फोर्स है और सबका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मान लीजिएगा। तो एक ये क्वेश्चन करके कमेंट कर दो यार कि सर ये प्रैक्टिस कर लिया मैंने क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, एक ओवरव्यू मिल जाएगा मेरे बच्चे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसी चीजें पूछी जाती है, अगर हमारे पास एक चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहां दूसरा चार्ज अगर एंट्री मारता है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करता है, उस पूरे रीजन को, उस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसको E इक्वल टू एफ अपॉन Q0। अब याद रखना इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है कि अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल टू E Q0। ये बार बार पूछ लिया जाता है, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है, नेगेटिव से इनवर्ड होता है। अब यहां पर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर मेरे पास एक चार्ज Q दिया है और P पॉइंट पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो फॉर्मूला E इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर होगा, E इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस, हो सकता है 2-3 चार्जेस हो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा रहा हो, तो आप यहां ध्यान दो, ये Q1 है ये Q2 है, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा, Q2 की वजह से आउटवर्ड जाएगा, क्योंकि यार ये आउटवर्ड है, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा। तो इसका देख रहे हो आप, एक फोर्स इधर एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बीच में होगा। अब आप क्या है इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ECA का स्क्वायर अंडर रूट में ECB का स्क्वायर प्लस 2 ECA ECB cos थीटा, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला। सेम यहां पर भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ये 3 चार्ज दे सकता है, इस पे फोर्स पूछा जा सकता है।
अब देखो ना, मैंने सारे फोर्स की डायरेक्शन लिख दिए, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा इधर, इसका रिजल्टेंट इधर, तो बड़े में से छोटा फोर्स माइनस कर देंगे। तो यहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो आपको प्रैक्टिस करना है। ये जस्ट ओवरव्यू हो रहा है, आप क्वेश्चन कर देंगे। देखो एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम को लेके क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने दो केसेस लिए, एक सिंपल पेंडुलम में अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो और एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो, तो दोनों ही केसेस मैंने आप लोगों के लिए ले लिए। अगर मान लीजिए पेंडुलम है, यहां पे चार्ज बॉडी रखी हुई है, क्यू चार्ज है ये वाला, अब यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो अब आपसे ना क्या हुआ कि पूछा जा रहा है कुछ भी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको भी बताता हूं, रटने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस चार्ज पे भी फोर्स इधर लग रहा होगा, देखो इधर लग रहा है, और mg क्या होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। जब हमने इस टेंशन को रिजॉल्व किया तो ये बन गया t cos थीटा, ये बन गया t sin थीटा। तो t sin थीटा ने QE को बैलेंस किया, t cos थीटा ने mg को बैलेंस किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, tan थीटा इक्वल टू QE अपॉन mg। क्वेश्चन आ चुका है। हो सकता है आपसे थीटा पूछ ले, हो सकता है आपसे चार्ज पूछ ले, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, यहां पर एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है। अब हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल ना लग के इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल लगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्टिकल लग रहा है तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ध्यान से सुनो। ये QE है, यहां पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है इसने, ये QE है। अगर mg ले रहे होते तो mg भी इसी के डायरेक्शन में आता, तो फिर आप mg और QE दोनों को लेकर इंक्लूड करते। बट ये वाला क्वेश्चन मैंने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए दे रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये QE है। तो अब यहां पे QE को रिजॉल्व किया तो QE cos थीटा, QE sin थीटा। अब देखो ना, QE sin थीटा की वजह से ही तो ऑसिलेशन हो रहा है, SHM की इक्वेशन पढ़ी होगी, QE sin थीटा की वजह से ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये QE sin थीटा एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से ऑसिलेशन हो रहा है। हम माइनस में रखते हैं क्योंकि वो हमेशा मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हम इसे ma लिख सकते हैं, QE sin थीटा। अब यहां से एक्सेलरेशन निकाला माइनस QE sin थीटा। अब आपको बताऊं, एंगल ऐसे जो पेंडुलम का केसेस होता है, एंगल हम छोटा लेते हैं, तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, तो मैंने यहां पे साइन थीटा की जगह थीटा रख दिया। अब थीटा का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, x, और रेडियस क्या है, l, तो थीटा इक्वल टू हम x अपॉन l लिख सकते हैं। तो देखो इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। थीटा की जगह यहां पर x अपॉन l रखो, तो देखो माइनस QEML x। बेटा Q कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो ये पूरा जो कांस्टेंट है वो ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इस ओमेगा स्क्वायर को क्या कह सकते हो, इस ओमेगा स्क्वायर को कह सकते हो QE अपॉन में M, ये कांस्टेंट है, वो SHM की इक्वेशन बन गई। ओमेगा को अंडर रूट QE अपॉन में ML, ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख सकते हो QE अपॉन M। यहां से फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालो। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, अच्छा यहां पर उल्टा कर दिया मैंने, ये यहां पर इस जगह पर ऐसे होगा, यहां पर टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसे उल्टा कर दिया, 2 पाई अंडर रूट ML अपॉन में QE हो गया। अब यहां पे टाइम पीरियड पूछ सकता है किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है सेशन रीजन और MCQs वगैरह में भी। टाइप 3 में एक और क्वेश्चन है जो भी बहुत बार बार आया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ आ रहा है, तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा उसका टाइम, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लो ये चार्ज प्रोटॉन है, ये नीचे गिर रहा है, जब प्रोटॉन नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा ना, E इक्वल टू क्यू, F इक्वल टू E इंटू क्यू। अब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वो E इंटू क्यू से, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, E इंटू क्यू। एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो उसका एक्सेलरेशन देखो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितना ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा वो तेजी से खींचेगा, जितना उसका मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन कम होगा। अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा तेजी से नीचे आएगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0 है तो यहां पर हाफ एटी स्क्वायर, यहां पे 2 को ऊपर ले गए, a को नीचे लेकर आए, तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये बना। अब आपसे पूछ सकता है टाइम पीरियड किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पीरियड मास डिपेंडेंट है, टाइम पीरियड इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट है। तो यहां पर ये सारे टर्म्स पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट बना के लिख लो, या इसे ही एक जो मैं दे रहा हूं ये उसे पूरी तरीके से चिपका दो। अब आगे देखो क्या है, इसके बाद इलेक्ट्रिक
डायपोल और डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करूं या डायपोल की बात करूं तो डायपोल क्या है? डायपोल है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस। अब यहां पे क्या होगा, डायपोल मोमेंट की बात करो, ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, और ये पी क्या है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू टू है, उसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर। तो अब मेरे बच्चे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट का फॉर्मुला होता है 2kp/r³, और वहीं पे इक्वेटोरियल का फॉर्मुला होता है -kp/r³, -kp/r³। तो मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग एट एक्सियल पॉइंट भी पूछा जा सकता है एक्सिस पे, कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो ये बेटा इसका अगर रिंग की वजह से पूछा जा रहा है, इसके ऊपर चार्ज रिंग है और इसके ऊपर पूरी तरीके से चार्ज फैला हुआ है, तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो हम E = kqx/x² + a² 3/2, सारे डिस्टेंसेस आपको गिवन है, डेरिवेशन ऑलरेडी करा रखी है, तो आपको डेरिवेशन देखनी है तो देख लो, नहीं तो इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा। अब यहां पर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस कर दिया, डायपोल प्लेस करा तो ऑब्वियसली टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा P sin θ। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन करनी है मेरे भाई, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन करनी है। स्टेबल कब होगा? जब थीटा 0 होगा। अनस्टेबल कब होता है? थीटा 180 डिग्री। ये स्टेबल अनस्टेबल का केस भी आपसे पूछ लिया जाएगा, प्लीज आप मिस मत करना। अब आता है आपसे केस पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, बट अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉन करूं तो क्या दिखाई देगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हमेशा दिखाता है। ये एक इमेजिनरी लाइन हो सकती है, कर्व हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, जब हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, नेगेटिव के लिए ऐसा बनता है इनवर्ड बनेगा, डायपोल के लिए ऐसा बनेगा, दो सेम चार्जेस के लिए ऐसा बनेगा। अब अगर हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एक दूसरे को, पूछा जा सकता है क्यों? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव से एंड होता है। अब यहां पर इट ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ऑन अ कंडक्टर, वो हमेशा कंटिन्यूस होता है कंडक्टर के ऊपर। अगर वो कंटिन्यूस नहीं हुआ तो क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इट नेवर फॉर्म क्लोज लूप, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम देकर ना आपसे उसकी प्रॉपर्टीज पूछ ली जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा ये डायग्राम पॉसिबल है या नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक्सप्लेन वीडियो बना दिया, अगर टाइम हो तो देख लेना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये सबसे हॉट टॉपिक है, दिस इज अ हॉट टॉपिक, आप इसे मिस नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होना, और वो भी परपेंडिकुलरली और इफेक्टिवली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा होगा, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। मेरे बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। हमारे पास हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन हो, अब आपसे बोले कि एरिया जो है ना वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में एरिया अगर एक्स वाई प्लेन में है, सपोज करो ये आपका एरिया है, ये y है और ये x है, ये y है और x है, तो आपका एरिया वेक्टर z में होगा। अगर इसे y बोले, इसे z बोले तो x में होगा। यार जो दो x y दिया हुआ है तो z उसका एरिया वेक्टर होगा, y z दिया होता तो उसका थर्ड वाला कंपोनेंट, मतलब z y दिया तो x हो जाता। तो आप बस याद रखना एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? z k कैप। तो एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या है? 20 k कैप ले लेता हूं मैं। तो अब आपको अगर फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो फ्लक्स कैसे फाइंड आउट होगा? ईडीएस कॉस थीटा। देखो सीधा k से मल्टीप्लाई करो, k बाकी को छोड़ दो, 80 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। k को k से मल्टीप्लाई करो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है, इससे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया। अब यहां पर देखोगे टाइप 2, अगर ऐसे क्यूब के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E = 2i कैप गिवन है और मैंने सबकी साइड ए मान ली, तो आप देखोगे मेरे बच्चे, अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं लेफ्ट फेस के लिए इधर, राइट फेस के लिए इधर, तो थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 बना रहा है, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 बना रहा है, तो फ्लक्स इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा। ई की वैल्यू 2 है,
ds की वैल्यू a स्क्वायर है, cos थीटा 180 डिग्री है, तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो लेफ्ट फ्लक्स हो गया माइनस 2a स्क्वायर, राइट फ्लक्स देखोगे तो थीटा 0 तो प्लस 2a स्क्वायर। अगर क्लोज सरफेस से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है तो उसका फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा, यह बात याद रखना बेटा। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। ये स्लाइड ब्लैंक रह गई भाई, तो जरा इसको हटा दूं मैं फटाफट। ओके, अब क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं? अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2x आई कैप गिवन है। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो क्यूब है आपका, उसका ओरिजिन ये रहा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब आपसे यहां से फ्लक्स पूछा जा सकता है, तो देखो ईडीएस कॉस थीटा, ई की वैल्यू 2x है, डीएस हमारा 0.1 का स्क्वायर है, कॉस 180 डिग्री होगा, एक्स की वैल्यू 0 क्योंकि वो ओरिजिन पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है तो 0, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारा ये देखो राइट फेस, ईडीएस कॉस थीटा 2x 0.1 कॉस 0, एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू कितनी है 0.1, वैल्यू डालोगे टोटल फ्लक्स निकालोगे। अब यहां देखो, हो सकता है जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो यहां पे दिया हो, सॉरी यहां दिया हो, ये एक्स एक्सिस हो और ये वाई एक्सिस हो, अब ये यहां पे दे रखा हो, तब आपको फ्लक्स कैसे निकालोगे? तो आप देखो सेम क्वेश्चन, आप पहले एरिया वेक्टर निकाल लेना, इसका एरिया वेक्टर निकाल लेना, आपको पता है थीटा 180 डिग्री होगा, सॉरी 0 डिग्री होगा, यहां थीटा 180 डिग्री होगा, बस आप x की जगह क्या रखोगे, ई डी एस कॉस थीटा। देखो e 2x है, x की वैल्यू यहां पे 0 ना होकर यहां 0.2 आएगी, तो इसका आंसर जरा कमेंट करो फटाफट, एक इसका आंसर कमेंट करो, और एक एनसीईआरटी का ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों एक साथ, वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अब यहां देखो, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एलसीडी एससीडी वीसीडी, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर और कूलम पर मीटर क्यूब। तो बेटा ये एक टर्म याद रखना। अब गॉस थ्योरम, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे बच्चे, गॉस थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट इज वाओ। स्टेटमेंट कहती है कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस हमेशा इक्वल होगा 1/ε टाइम्स टू द टोटल चार्ज। तो प्लीज यहां पे क्लोज इंटीग्रल का साइन लगा देना, ईडीएस कॉस थीटा इक्वल टू 1/ε टाइम्स टू द टोटल चार्ज, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। इसके एप्लीकेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन है लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करोगे, ये लाइन चार्ज है, इसके ऊपर चार्जेस गिवन है, आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फॉर्मूला होगा E इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाई आर, लैम्डा पता है, लैम्डा क्या है, Q बाई L है आपका। तो अब यहां पर ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं सजेस्ट करूंगा 2k लैम्डा बाई आर यूज करें, क्योंकि यहां पे k की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला ज्यादा इजीएस्ट होता है। अब इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टाइप 1 न्यूमेरिकल। देखो कि एक लाइन चार्ज है मेरे पास, इसकी वैल्यू लैम्डा है लाइन चार्ज की, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, वेलोसिटी पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो याद रहे, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज मतलब लीनियर चार्ज बॉडी के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, जब दो चीजें बैलेंस होगी तभी तो सर्कुलर हो पाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो Q इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k बाई लैम्डा आर, अभी पढ़ा, mv², r से r को काट दो, अब यहां से 2k लैम्डा इक्वल टू mv² आ गया, 2 को नीचे भेज दो, अब एक काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो क्या होगा, k q लैम्डा, सिंपल। अब आपसे हो सकता था वेलोसिटी पूछता, यहां वेलोसिटी पूछता तो मास को नीचे करते, अंडर रूट में लेकर आ जाते, तो सारी चीजें यहीं से हो जाएगी सॉल्व। पर प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना। सेकेंड एप्लीकेशन है शीट की वजह से, जो मुझे लगता है कि 2026 में आनी चाहिए। अब शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है P पॉइंट पे, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। अगर यहां पर एक शीट है, इस पे चार्ज दिया हुआ है, तो P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होने वाला है, इसको डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब आप यहां देखोगे कि मैं दो शीट ले लेता हूं, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव। मुझसे पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले रीजन में दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ना, जोड़ दो, यहां एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, सेम डायरेक्शन में, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एक रैपिड रिवीजन हो जाएगा मेरे बच्चे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मेरा बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे जीरो होगा, बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होने वाला है। डन मेरा बच्चा। अब इसके बाद आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अब ये स्फेरिकल सेल की डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार एक स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर चार्जेस दिए हुए हैं, मान लो पॉजिटिव चार्ज गिवन है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज गिवन है तो आपसे ना कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इनसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस और आउटसाइड। तो याद रहे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस क्या होगा हमारा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। प्लीज इसकी डेरिवेशन कर लेना, मैंने पूरी करा रखी है। और आउटसाइड द सरफेस के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये ग्राफ पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहां जीरो हो रहा होता है, तो इसके बाद डिस्टेंस के बाद वो ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीफिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 1। होप से समझ में आएगा। ऐसे ही सारे चैप्टर्स की वीडियोस डालने वाला हूं। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।